बैक क्लास 9th। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आपका सिविक्स का चैप्टर 4 है ये। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, कैसे ये डेमोक्रेसी को सस्टेन करते हैं और कैसे एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं सो दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन हैज़ ओवर रीचिंग पावर्स ओवर अदर्स। तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन के पास ऑल इनकम्पासिंग पावर ना हो, इस तरीके से कैसे एक दूसरे को ये बैलेंस आउट करते हैं, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखोगे कि कैसे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे, डिसीजन टेकर्स कौन है, ठीक है, जो डिसीजन लेगा और डिसीजन बनाएगा, ठीक है, फिर उनको जजमेंट किस तरीके से होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके होगा, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो टॉपिक स्टार्ट्स विद एन ऑफिस मेमोरेंडम। तो यहाँ पर एक ऑफिस मेमोरेंडम से टॉपिक स्टार्ट होता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ ऑन August 13, 1990 रिगार्डिंग 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 13 अगस्त 1990 को एक ऑफिस मेमोरेंडम स्टेट किया। उसमें इट वॉज सब्जेक्टेड दैट 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, जिनको आप OBCs भी बोलते हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, अपार्ट फ्रॉम SCs एंड STs दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वी हैव OBCs, इन्हीं को आप बोलते हो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इनके रिजर्वेशन की बात करी गई। तो आप देखते हो डिसीजन मेकिंग में इस तरीके से यहाँ पर कौन डिसीजन लेगा। तो इस टॉपिक पर जब आप आओगे तो यू विल सी कि हियर वी हैव पार्लियामेंट, डिसीजन विल बी टेकन बाय पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? आपकी पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में आपके 3 फैक्टर्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट हैज़ 3 पार्ट्स, है ना, 3 तरीके से। पहला पार्ट उसके होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा आपका होगा लोकसभा एंड थर्ड आपका होगा राज्यसभा। ये तीनों मिलके आपके पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। तो डिसीजन यहाँ पर ही लेंगे। आपको पता है प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनली, उनके पास एक्चुअल में पावर्स नहीं होती हैं, वो सिर्फ असेंट देते हैं, साइन करते हैं लॉ को अप्रूव करने के बाद। तो जब उनका साइन होता है देन ओनली अ बिल बिकम्स अ लॉ, ये चीज़ आपको पता है, ठीक। साथ ही साथ वी हैव रेड कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो एक्चुअल में सारी पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक। फिर आप देखते हो कि 2 हाउसेज हैं आपके, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, और इसमें से जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा को भी बिलोंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भी बिलोंग सकते हैं। दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ एक ही किसी हाउस को बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी एक हाउस को प्राइम मिनिस्टर बिलोंग कर सकते हैं। जैसे इस समय अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बिलोंग्स टू लोकसभा, और इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज फ्रॉम राज्यसभा, वो राज्यसभा से MP थे। तो इस तरीके से आप देखो कि दोनों में से प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बट जो भी मेजॉरिटी होल्ड करनी होगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो ये लोग सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं। दैट मीन्स कि लोकसभा इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। अगर आपकी लोकसभा में मेजॉरिटी है देन ओनली यू कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो आप देखो अब इसमें क्या होता है डिसीजन मेकर में। तो वापस से जब आप ऑफिस मेमोरेंडम की टॉपिक पे आते हो, ये चीज़ों को समझने के बाद कि कौन डिसीजन बना रहा है, तो यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन सेटअप किया। वो कमीशन सेटअप किया इन 1979। इट वाज नोन एज सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो ये जो कमीशन सेटअप हुआ था ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेटअप हुआ था। इसके जो हेड थे ही वॉज BP मंडल, ठीक है, इसको इसीलिए मंडल कमीशन भी बोलते हैं। BP मंडल वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं मंडल कमीशन। तो ये लोगों का काम क्या था? इनका काम ये था इस कमीशन का कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है, किस तरीके के सोशल क्राइटेरिया होने चाहिए, किस तरीके की एजुकेशनल क्राइटेरिया होने चाहिए, सो दैट एनी कास्ट इज डेजिग्नेटेड एज OBCs या फिर SEBCs, ठीक है। इस तरीके से इस कमीशन का काम था कि आप क्राइटेरिया बनाइए, आप चीज़ों को डिफाइन करिए कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस
कन्फ्यूजन दैट विच कास्ट बिलोंग टू विच ग्रुप। इससे क्या होता है आगे देखेंगे। इससे ये पर्पस था इनका कि सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जब हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे, उनको समझ पाएंगे कि हाँ ये सारी क्लासेस जो है आपकी ओबीसी कैटेगरी में फॉल करती हैं, सो वी कैन टेक फर्दर स्टेप्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। जैसे स्टेप्स आपने सोशली बैकवर्ड क्लासेस, जैसे आपकी शेड्यूल्ड कास्ट थी, है ना, या फिर अगर आप ग्रुप की बात करो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, तो जैसे एससीज एंड एसटीज़ के लिए काम किया गया रिजर्वेशन के लिए, वैसे ही ओबीसीज़ के लिए भी काम किया जाए, सो दैट ईच एंड एवरी वन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस रिजर्वेशन। तो उन चीज़ों को आप क्राइटेरिया डिसाइड करिए, उसके बारे में बताइए कि ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए, कि अगर इनमें से कोई पैरामीटर की कमी है देन दैट कैटेगरी विल बी डिफाइंड, दैट कास्ट विल बी डिफाइंड इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसीज। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें थी। तो आपने देखा फिर यहाँ पर क्या होता है, कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करता है, 1980। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फॉर योर एमसीक्यू, कॉल्ड मंडल कमीशन। द कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट करी, 1980 में। देन अब जब ये ऑर्डर पास होता है तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई कि अगर आप इस तरीके का रिजर्वेशन सबको देने लगोगे देन देयर विल बी अ सेग्रीगेशन, और लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, जिससे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सबको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि एससीज़ को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है, एसटीज़ को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है। अगर आप फर्दर कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दोगे तो लोगों का कहना था कि इससे क्या करते हैं, इससे आप डिवीजन क्रिएट होगा, साथ ही साथ ये काफ़ी सारे लोगों के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिनाई करेगी। क्यों? क्योंकि वो अगर उस कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं बट उसके बाद भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या फिर सोशली बैकवर्ड है और उस कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, और अगर वो क्वालिफाइड हैं तो दे वोंट बी एबल टू गेट दोज जॉब्स इवन दो दे आर क्वालिफाइड। इस तरीके के आपके कमेंट्स उठे, इस तरीके की आपके बातें कही गई। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा जुडिशरी। देखिए अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं सो दैट वी कैन सी कि कौन फंक्शनिंग किस तरीके से करता है। अभी इसकी डेप्थ में हम लोग जब टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज। आप प्रॉपरली आराम से बस सुनो और जो प्रॉब्लम है कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन टेक अप एंड आपको एक्सप्लेन कर सकूँ मैं उसको दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसी डिस्प्यूट्स उठती हैं कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, लोग किसके पास जाएंगे, पीपल विल गो टू कोर्ट। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस तरीके की चीज़ों के डिसीजन के सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट्स के लिए लोग जाते हैं और अपनी बात वहाँ पर रखते हैं। तो आप देखोगे कि लोग अपील करेंगे कोर्ट से कि वहाँ से ऑर्डर डिक्लेयर हो जाए कि ये चीज़ जो है जो हो रही है वो इनवैलिड है और इसका इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस तरीके के जितने भी केस हैं उन सबको एक जगह क्लब कर लेगा। क्यों? पीपल विल डिसाइड कि किसी ने यूपी से फाइल कर दिया केस, किसी ने बिहार से फाइल कर दिया, किसी ने गुजरात से फाइल कर दिया, और सारे केस सिमिलर टॉपिक पर अगर बात कर रहे हैं तो व्हाट एनी कोर्ट विल डू या फिर सुप्रीम कोर्ट विल डू कि वो सारे केसेस को क्लब कर देंगे ताकि सब लोग एक साथ, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो, ऑल दोज पीपल कैन कम टुगेदर एंड प्रेजेंट फैक्ट्स बिफोर दी कोर्ट। ठीक है, तो आप देखोगे कि फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर को वैलिड कंसीडर किया। क्यों? अब हम लोग देखते हैं क्यों कंसीडर किया। उन्होंने वैलिड इसलिए कंसीडर किया कि इस तरीके की चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर कोई भी पर्सन किसी ऐसी कास्ट को, ऐसी सोशल ग्रुप को बिलोंग करता है कि उसके इम्प्रूवमेंट के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है, देन रिजर्वेशन शुड बी गिवन। तो इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि दिस इज़ वैलिड, बट उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस बता दिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस केस का नाम अगर आप देखो तो इस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंदिरा साहनी केस यहाँ पर मेंशन भी है। दिस केस इज वॉज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, है ना, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये आपका था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये चीज़ वैलिड है, गवर्नमेंट ने जो किया है ये लोगों के बेटरमेंट के लिए किया है, दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर पीपल। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर ग्रुप के लोग हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सके फॉर देयर इम्प्रूवमेंट।
हाँ, कुछ मॉडिफिकेशंस स्टेट गवर्नमेंट को, सॉरी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बताई। वो मॉडिफिकेशंस क्या थी? वो मॉडिफिकेशंस ये थी कि जो लोग इस ग्रुप में वेल टू डू फैमिली से हैं, अच्छी फैमिली से हैं, जिनके पास एक फिक्स्ड क्राइटेरिया के ऊपर इनकम है, फिक्स्ड क्राइटेरिया के ऊपर लैंड है, अगर इस तरीके के लोग इस ग्रुप में हैं तो उनको इसका बेनिफिट का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। जैसे ओबीसीज़ की अगर बात करें तो ओबीसी में आप देखोगे कि कई तरीके के लोग होंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 4 जो है इसके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, सैलरीड पर्सन है, ठीक है। 2 आपका जो है, 2 एक बिजनेसमैन है, और 1 और 3 आपके पुअर उसको बिलोंग करते हैं, कैटेगरी को। तो जो 2 और 4 है, आपने देखा एक सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेकंड के पास जो है 2 नंबर वाले के पास बिजनेस है, तो दे आर अर्निंग वेल एंड दे आर वेल टू डू, दे बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली। तो उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। तो गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने दैट इस तरीके के लोगों को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑन द अपर साइड ऑफ द ग्रुप, है ना। आप देखोगे कि वो ग्रुप के ऊपर साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पास इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास सोशली वो लोग इस्टेब्लिश्ड हैं, देन दीज पीपल डू नॉट रिक्वायर रिजर्वेशन। तो ये बात सही भी है। तो इस तरीके से कोर्ट ने मॉडिफाई करने को कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि वाई नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हुआ? आप देखोगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आपकी चीज़ों को मैनेज करती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटीजन्स की सिक्योरिटी, है ना, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी को अच्छे से रन करना, सो दैट पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट इकोनॉमी। ये चीज़ आपने पढ़ी है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को प्रोवाइड करना, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का है कि उसको टैक्स कलेक्ट करना है, फिर जो टैक्स से मनी कलेक्ट हुआ है उससे एडमिनिस्ट्रेशन पे स्पेंड करना, डिफेंस पे स्पेंड करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इस तरीके की चीज़ों पर गवर्नमेंट जो है जो मनी अर्न करेगी फ्रॉम टैक्सेस वो वहाँ पर प्रेजेंट करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी फॉर बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स। तो आपको देखना है गवर्नमेंट में 2 तरीके के लोग होंगे। गवर्नमेंट में भी आप देखोगे 2 तरीके के लोग होंगे, एक जो होंगे वो डिसीजन मेकर्स होंगे, है ना, जो डिसीजन लेंगे, और एक होंगे जो इम्प्लीमेंट करेंगे। इनकी भी बात अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि फिर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगी तो उसको डिटरमिन भी करेगा कौन? जुडिशरी। तो आपका जो डिसीजन मेकर्स हैं दैट इज़ लेजिस्लेचर, है ना, आपके प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। आपके जो डिसीजन इम्प्लीमेंट करेंगे जो एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स, और जो आपके बाकी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, किसी भी उसकी बात कर सकते हो आप। तो आपको ये समझना है कि जो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी दैट विल बी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है विद इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, है ना, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट में, उसके डिसीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी अवेलेबल, ताकि वो जुडिशरी के फॉर्म में चीज़ बच्चों आपको सबको पता रहे, सो दैट सिटीजन्स आर अवेयर कि हमें किसके पास जाना है व्हेन वी से कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ बनाया गया है या फिर ये लॉ लोगों के लिए डेट्रीमेंटल है, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, है ना। इस तरीके की बातें जब होंगी तो वी एज स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर आपका कोई डिसीजन हुआ तो आपको पता है कि क्लास में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो यू नीड टू गो टू हायर अथॉरिटी जो ये डिसाइड कर सकता है। सिमिलर तरीके से आप जब फंक्शनिंग देखते हो गवर्नमेंट लेवल पे, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कम इन टू प्ले वेयर दे डिसाइड वेदर लॉ मेड इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इस तरीके से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, पावर्स को डिवाइड कर दिया है, सो दैट सबके पावर्स एंड फंक्शंस डिवाइडेड रहें और वो लोग इजीली चीज़ों को समझ सकें और डिसीजंस ले सकें। कि सबकी पावर्स अगर डिफाइंड रहेंगी देन नो बडी विल इंटरफेयर इन अदर्स वर्क। इनको पता है कि इनको इसी सेक्टर में रह के काम करना है, इनको इसी सेक्टर में रह के काम करना है, दिस पर्सन विल वर्क इनसाइड दिस सेक्टर ओनली, सो दे विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क, क्योंकि इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। एक तरीके से आप समझ लो जैसे असेंबली होती है कार्स की, है ना, इंडस्ट्रीज़ में जब आप देखते हो जहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो आप वहाँ पर देखोगे कई सारे सेक्शंस होते हैं, प्लेटफॉर्म स्टेशंस होते हैं।
एक स्टेशन पर व्हील्स का सेटअप हो रहा है, एक पर इंजन लगाया जा रहा है, एक पर डोर लगाया जा रहा है, एक पर पेंटिंग हो रहा है। सारा वर्क सेपरेट है, सारा वर्क सबके जो स्पेशलिस्ट है वो उसी एरिया में रह के काम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, काम में इंटरफेरेंस नहीं आती है। सिमिलर तरीके से आप गवर्नमेंट में भी देखोगे, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप देखोगे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मीटिंग्स होंगी, कमिटीज़ होगी, है ना। आपका जो है कुछ चीज़ें डिसाइडेड होंगी कि हमको क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यू विल फाइंड विद इन दीज इंस्टीट्यूशन। बट इससे क्या होता है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन से भी आपको पता है देयर विल बी डिलेज इन डिसीजन टेकिंग। जब डिसीजन कोई लिया जाएगा, अगर उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे तो डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है, जिससे कई बार क्या होता है कि जो डिसीजन एक्चुअली में आना होता है उसको आते आते इतना टाइम लग जाता है कि उसका जब तक इम्प्लीमेंट होगा वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि सबको अपने सेंटर पे अकॉर्डिंग काम करना है, सबको अपने सेक्टर में ही काम करना है। तो जब इनका वर्क कंप्लीट होगा तो ये इस पे पास ऑन करेंगे, जब यहाँ पे कंप्लीट होगा तो इस पे पास ऑन करेंगे। तो इसी तरीके से जो प्रोसीजर चलेगा इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो कई बार लगता है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए पॉलिटिकल जिसमें एक ही पर्सन, एक ही अथॉरिटी सारा डिसीजन ले सके। तो क्या वो चीज़ सही है? बट डेमोक्रेसी में वो चीज़ सही नहीं होगी। क्यों? बिकॉज एक ही पर्सन अगर डिसीजन लेता रहेगा देन दैट विल नॉट बी अ डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर वो किसी की नहीं सुन रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहा है। तो डेमोक्रेसी में तो ईच एंड एवरीबडी इज़ इक्वल, इक्वालिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। वहाँ पर कोई वन मैन पावर में नहीं होता ना, वहाँ पर एवरीबडी इज़ इक्वल, लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसीलिए आप देखते हो जो इंस्टीट्यूशंस में जनरली होता है, आपके वर्क डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, तो वहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, क्योंकि सबके प्रोसीजर्स होते हैं, जिसको आपने कई बार सुना होगा रेड टेपिज्म, है ना, ब्यूरोक्रेटिक हॉल्ट, रेड टेपिज्म, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हॉल्ट होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें ये होता है कि जैसे कई सारे रूल्स हैं, एक डिपार्टमेंट में कई सारे फॉर्म्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने पर्टिकुलर डिटेल के लिए कई सारी चीज़ों के लिए परमिट लेनी है, कुछ भी करना है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको कई सारे प्रोसीजर्स के थ्रू होके जाना पड़ेगा, तब जाके फाइनलाइज होती हैं चीज़ें। तो इसमें लगता है टाइम। तो समटाइम्स पीपल थिंक कि दिस इज़ नॉट अ बेटर वे डिसीजन लेने के लिए। देयर शुड बी ओनली वन पर्सन जिसको जो डिसीजन बनाएगा और जो डिसीजन लेगा, बट डेमोक्रेसी में वो चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। देन इससे आपका फ़ायदा क्या होता है कि अगर डिसीजंस लेने में टाइम लग रहा है तो ठीक है, डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है, ये इसका एक कॉन है। बट इसका प्रोज ये है, एक कंसीडर आप कर सकते हो कि गलत डिसीजन लेने में भी तो टाइम लगेगा ना। अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो उस पर कई सारे डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होगा, है ना, उसको एनालाइज किया जाएगा चीज़ों को, तब जाकर आप उसके कंक्लूजन पे आओगे कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर गलत डिसीजन होगा, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है क्लास में लंच क्या कहते हैं अलाउ होना चाहिए लंच टाइम के बाद भी, क्योंकि बच्चों को भूख लग सकती है, तो पता चला एक बार डिसीजन लिया तो आपने कहा यस। बट अगर उस पर डिस्कशंस किए जाएँ, डिबेट की जाए कि उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, तो आप देखोगे कि हाँ डेलिबरेटली कोई भी चीज़ जब आप डिस्कशन के साथ करते हो, डिबेट के साथ करते हो, प्रोज एंड कॉन्स उसके देखते हो, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर डिसीजन लेने में आसानी होती है, क्योंकि आप फुल्ली इन्फॉर्म्ड होते हो कि क्या सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं या फिर क्या सारी सिचुएशंस सही कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर इंस्टीट्यूशंस में आप वर्क करते हो तो डिफ़िकल्ट होता है डिसीजन को लेना जल्दी, बट वो इक्वली डिफ़िकल्ट होता है बैड डिसीजन को भी लेना। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो अब आते हैं पहले इंस्टीट्यूशन पे, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आप डिस्कस करोगे कि कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, क्या सारे यहाँ पर इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और इसकी नीड क्या होती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट की नीड क्या है, इसके हाउसेज कौन कौन से हैं, इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखते हो पार्लियामेंट क्या होगा, कि पार्लियामेंट में आपको देखना है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना किसी भी डेमोक्रेसी के, any group of people who are representing citizens of that particular country, they come together, they form a government, they discuss on the issues, they implement laws,
ये सारी चीज़ें दे ऑल डू ऑल दीज थिंग्स इन अ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आकर ग्रुप बनाते हैं और इकट्ठा होते हैं, बातों को डिस्कस करते हैं सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, ये सारी चीज़ें कहाँ पर करेंगे? पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप देख लो, मैंने यहाँ पर इसलिए लिख के रखा है पार्लियामेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, कि पार्लियामेंट को डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या बोला जाता है। यूएसए में इट इज़ कॉल्ड एज कांग्रेस, इन इज़राइल इट इज़ नोन एज नेसेट, है ना, जर्मनी में बुंदेस्टाग, और इंडिया में आपको पता है संसद, है ना, संसद बोला जाता है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको बोलते हैं सांसद। तो पार्लियामेंट, आपको ये चीज़ मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दी, आपको पता होना चाहिए। तो आप देखते हो कोई भी जो चीज़ें हैं वो जो पार्लियामेंट में ली जाएंगी तो किस तरीके से ली जाती हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट आपको बताया मैंने, जैसे कि कई सारे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सिटीजन्स के, वो एक जगह पे आते हैं लोगों को, लॉ को डिस्कस करने के लिए, लोगों की बातों को रखने के लिए, दैट जगह इज़ पार्लियामेंट। तो सेंट्रल लेवल पे आप जब बोलोगे, मतलब आप जब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे बोलोगे, इट विल बी कॉल्ड एज पार्लियामेंट, है ना। नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और जब आप स्टेट लेवल पर बोलते हो, जो हम लोग यूपी एमपी इस लेवल पे बोलते हैं, देन यू विल कॉल इट एज लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट आपका हो गया और आपका स्टेट लेवल पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें डिफ़र करेंगी, जैसे भी हम लोगों ने कई सारे नाम से यहाँ पर आपको बता दिए, है ना, ये सारे नाम आपको बताए। तो पार्लियामेंट का ये आपका डेफिनेशन एक तरीके से हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, तो देखो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि जो भी लॉ बनेंगे कंट्री में या फिर स्टेट में, वो पार्लियामेंट ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोगों के लिए काम करने गए हैं, जो वहाँ पर लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेने गए हैं। सो पार्लियामेंट विल बी द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। ठीक है, तो वो कंट्री के लॉज को चेंज करना, है ना, नए लॉज को इंट्रोड्यूस करना, पुराने लॉज को हटा देना, कुछ मॉडिफिकेशन करना, ये सारे काम कौन करेगा? पार्लियामेंट। देन आप देखोगे कि पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को रन करने में भी कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट को रन करने में। अगर किसी के पास प्रॉपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है तो उनकी गवर्नमेंट उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी पार्लियामेंट में, और वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएगी जो उसको डिसीजन लेने चाहिए इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसके साथ कोalition हो सकता है, दूसरी पार्टीज़ का प्रेशर हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि पार्लियामेंट किस तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट को रन करने में। फिर आप देखते हो पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें, तो उसको अगर कोई पैसे चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ के लिए, तो पार्लियामेंट्स जो ऑथराइज करेगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे आपके उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे, देन ओनली दे कैन फंक्शन। क्योंकि पार्लियामेंट की अथॉरिटी ऑथराइजेशन के बिना गवर्नमेंट कैन नॉट यूज़ मनी, इसीलिए ताकि वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ ना कर सके, पर्टिकुलरली किसी पार्टी के बेनिफिट के लिए, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के बेनिफिट के लिए, जिससे उस पर्टिकुलर पार्टी जो पावर में है उसको बेनिफिट मिले। तो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि पार्लियामेंट इज़ दी सुप्रीम अथॉरिटी जो लॉ बनाती है और साथ साथ वो कंट्रोल करती है ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। फिर पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज़ एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी डिसीजन जो होगा नेशनल लेवल पे होता है ना, रिगार्डिंग लॉज, क्रिमिनल लॉज आपका हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका डिफेंस, एटॉमिक रिसर्च, कुछ भी चीज़ें हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए हैं, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, ये सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए पार्लियामेंट है जहाँ पर आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑल दोज आर रिप्रेजेंटिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो वो उनकी ही बातों को वहाँ पहुँचाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि लखनऊ के जो एमपी हैं राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह जी के पास कई लोग गए और उन्होंने अपनी बात रखी कि लखनऊ में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, वाटर लॉगिंग हो जाती है बारिश के टाइम पर, इस तरीके की चीज़ें हैं।
तो कुछ एक नया ड्राफ्ट बिल बनाना चाहिए कि हम और ज़्यादा पार्क डेवलप करें, और ज़्यादा चीज़ों को लिए ओपन है ना, वेटलैंड्स डेवलप करें, कुछ इस तरीके का जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ें होनी चाहिए। तो वो इस बात को जाकर जब पार्लियामेंट में रखेंगे तो वहाँ पर डिबेट और डिस्कशन होगा। तो कोई और एमपी किसी और रीजन को बिलोंग करता होगा तो वो भी बताएगा कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे एरिया में भी है, तो हम लोगों को एक लॉ लाना चाहिए जिससे वी कैन इम्प्रूव अपॉन थिंग्स, है ना, कि किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिस्कशंस होते हैं, सारे डिबेट्स होते हैं, ऑल दीज डिस्कशंस टेक प्लेस इन दी पार्लियामेंट। देन यू सी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं तो एक बात समझते हैं। दो हाउसेज जो पार्लियामेंट के हैं, एक तो आपका लोकसभा है जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, एक आपका है राज्यसभा विच इज़ द अपर हाउस। लोअर हाउस में लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल है। दैट मीन्स कि लोकसभा हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड जो मतलब जिनको हमने आपने जाकर वोट किया है। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, ऑल दोज पीपल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हम लोगों से मतलब जिनको हमने चूज़ किया, जैसे हमारे जो विधायक होते हैं स्टेट के, उन सबको चूज़ किया हम लोगों ने डायरेक्टली, ये लोग जाकर राज्यसभा के सांसद को चूज़ करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने नेक्स्ट पेज पर आपको लोकसभा एंड राज्यसभा का पूरा आपका वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो पेज डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पेज में भी आप देखोगे तो लोकसभा वर्सेस राज्यसभा में आपको पूरा चीज़ मिल जाएगी। तो ये दो हाउसेस आपके पार्लियामेंट के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो सबसे पहले, तो इसी तरीके से हम लोग दोनों हाउस को अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप देखो, तो आपको ये दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्टली, है ना, इस तरीके की चीज़ें। एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। फिर अभी हम लोग इसका आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए ना कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस, कौन इलेक्ट करता है, लेंथ क्या है, हाउस डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं, ये भी हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। तो आपको दोनों हाउसेस के बारे में एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि क्या है, तो उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, और एक बात मेरी आप समझना कि आप जो है इस पेज को स्क्रीनशॉट लेने के बजाय अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, बिकॉज स्क्रीनशॉट आप लोगे वो आपके फ़ोन में रखा रह जाएगा, फिर आप ढूंढोगे कि कहाँ गया कहाँ गया। इससे अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करो और आप 2 मिनट में इसको पूरा ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में नोट कर लो, ठीक है। ये पूरा चीज़ें हैं, मैं आपको अभी इसमें दिखा दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हो पॉज करके। तो अब देख लेते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा में आप देखोगे कि मैक्सिमम मेंबर्स 550 हैं, बट प्रेजेंटली अगर देखें तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। फिर साथ ही साथ इलेक्शन इनका देखोगे तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स होते हैं। टेन्योर ऑफ द हाउस 5 ईयर्स होता है लोकसभा का, है ना, 5 साल के लिए होता है। फिर लोकसभा क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर और अर्लियर बाय प्रेसिडेंट। तो जो आपकी ये चीज़ें क्वेश्चन दिया है ना, ये 4 क्वेश्चन जो दिए हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चन को मैंने इस टैबुलर फॉर्म में दोनों के बारे में बता दिया है। तो आपका जो है एक तरीके से ये क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यूज़ में आता है, एग्जाम्स में, एनुअल एग्जाम्स में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर आंसर फ्रेम्ड है। आपको बस इसको एज इट इज़ वहाँ पर लिख देना है। देन राज्यसभा पे आते हैं। राज्यसभा पे आप देखोगे कि यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स 250 हैं, ठीक है। प्रेजेंटली यहाँ पर 238 + 12, तो इलेक्टेड आपके 238 होने चाहिए और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और प्रेजेंटली आपके 233 मेंबर्स हैं इस समय +12, ठीक है। फिर इलेक्शन में आप देखोगे राज्यसभा की, तो यहाँ पर जो इलेक्शन होता है, जो यहाँ पर राज्यसभा के सांसद इलेक्ट होते हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटीज़। मतलब जो विधायक होते हैं आपके स्टेट के, और जहाँ यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे पुडुचेरी हो गया, आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, जहाँ पर भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यहाँ के विधायक विल वोट फॉर राज्यसभा सांसद। फिर आप टेन्योर देखोगे राज्यसभा के सांसद का, उसका हाउस का, तो आप देखोगे कि 6 ईयर्स होता है, और 6 ईयर्स के बाद हर 6 ईयर्स होता है, और हर 2 साल के बाद, 6 ईयर्स के बाद नहीं, हर 2 साल के बाद जो 1/3 है ना, वो मेंबर रिटायर हो जाते हैं। जैसे देखो एक डिफरेंस यहाँ पर समझना आप, लोकसभा में क्या था कि 5 साल के बाद पूरे 543 हट जाएंगे और न्यू इलेक्ट होंगे 543। यहाँ पर राज्यसभा में क्या होता है कि 6 साल के लिए पूरा
टेन्योर होता है। 6 साल के बाद क्या होता है, सॉरी 2 साल के बाद क्या होता है, हर 2 साल के बाद जो 1/3 है, मतलब आउट ऑफ अगर 250 देखो तो जो 250 का 1/3 होगा ना, 250 का जो आपका 1/3 होगा, इतने मेंबर्स आपके रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए आएंगे, पुराने वाले फिर अगले 2 साल के बाद दूसरे पुराने वाले रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जिसका 6-6 साल का टेन्योर कंप्लीट होता जाता है, हर 2 साल पे वो लोग रिटायर होते जाते हैं। तो कभी भी पूरा हाउस डिसॉल्व नहीं होता है, आपको ये समझना है कि राज्यसभा पूरा कभी कभी डिसॉल्व नहीं होता है। इट इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे लोकसभा में 543 सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, है ना। अभी 2024 में चुनाव हुआ था तो आपने देखा कि सारे मेंबर्स लोकसभा में इलेक्ट हुए थे, तो 543 जो मेंबर्स हैं, अब जब 2029 का इलेक्शन होगा उसमें ये सारों का री इलेक्शन होगा। बट राज्यसभा में आप देखो कि 2024 में कुछ इलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, तो वो 2023 तक रहेंगे पूरा। तो उसके अलावा फिर आप देखोगे 2026 जब आएगा उसमें कुछ रिटायर हो रहे होंगे, फिर उसके उनकी वो अपना आगे 5 साल 6 साल तक रहेंगे। इस तरीके से आपको देखना है कि पार्ट में वहाँ पर रिटायर होते हैं, कंप्लीटली रिटायर नहीं होते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ देखोगे कि लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ये स्टेटमेंट आता है। अब इस स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा। देखो क्या होता है ना कि कई सारे जो लॉज होते हैं आपको पता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं मनी बिल, तो जो आपका मनी बिल है ना, ये सिर्फ आपका लोकसभा में इशू हो सकता है, और लोकसभा में अगर पास हो गया है और राज्यसभा को भेजा जाता है पास करने के लिए, तो राज्यसभा क्या कर सकता है, मैक्सिमम फॉर 14 डेज उसको विदहेल्ड कर सकता है बिल को, और 14th डेज के बाद उसको अज्यूम कर लिया जाता है कि उन्होंने पास कर दिया है। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पावर है, जो मनी बिल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए लोकसभा में आता है, इसीलिए ये पावर दी गई है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं सिर्फ ये लोग इस पे मैक्स डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए आप देखो कि मनी बिल में क्या होगा, अगर पास हो गया लोकसभा से तो राज्यसभा के लोग उसको सिर्फ 14 डेज तक होल्ड कर सकते हैं। 14 डेज के बाद यह अज्यूम कर लिया जाता है दैट राज्यसभा हैज़ पास्ड दिस मनी बिल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको समझ में आया कि हाँ लोकसभा का पास किया हुआ बिल राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है इफ़ इट इज़ अ मनी बिल। साथ ही साथ अगर कोई जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन का मतलब जब दोनों हाउस साथ में बैठते हैं, साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं चीज़ों को, देन यू विल सी कि वहाँ पर भी लोकसभा की मेजॉरिटी की वजह से उनके पास पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है बनना चाह रहा है तो उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना। अगर उसके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है देन दैट पर्सन विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखो यहाँ पर इसकी एक और पावर देखोगी ना, तो इसीलिए आप देखो कि पावर ज़्यादा जो है लोकसभा के पास है। साथ ही साथ अगर लोकसभा में पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस बिल, नो कॉन्फिडेंस बिल अगर पास होता है देन गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। बट अगर राज्यसभा में ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है तो आप देखो गवर्नमेंट को हटाना, गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, ऑल दीज आर क्या कहते हैं, आर फ्रॉम लोकसभा ओनली, है ना। ये सारी चीज़ें लोकसभा से ही हो पाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको जो है प्लीज़ लिख लेना, ये एक मिनट इसको जो है आप इस पॉज करके पूरा लिखना, फिर आप आगे बढ़ लेना। देन ये आपका आज का टॉपिक इसमें क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको आगे की चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इन दैट वी विल डिस्कस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्ट 2। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। बस इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के बजाय, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। आप लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट।